नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। इससे पहले कि मैं आज कहानी की शुरुआत करूं, आपको एक वाकये के बारे में बताता हूं जो वाकया अभी अभी मेरे साथ हुआ है। अब से कुछ देर पहले मैंने ये पूरी की पूरी कहानी रिकॉर्ड की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रिकॉर्डिंग में कैमरे में कोई प्रॉब्लम हो गई और उसकी वजह से पूरी की पूरी कहानी रिकॉर्ड ही नहीं हुई। मैं 15-20 मिनट तक बिल्कुल अकेला बंद कमरे में कहानी सुनाता रहा, लेकिन सुनने वाला कोई न था। अब फिर से मैंने रिकॉर्डिंग की शुरुआत की है और इस बार मेरे साथ कैमरे पर मेरे कलीग, मेरे जूनियर आदित्य मौजूद हैं। और ऐसे तो वो वीडियो एडिटर हैं, लेकिन इस वक्त कैमरा पर्सन के रोल में है, क्योंकि अब हमें लग रहा है कि अकेले कैमरा ऑन करके कहानी रिकॉर्ड करने का ये काम शायद आज कम से कम नहीं हो पाएगा। तो आइए चलिए अब शुरुआत करते हैं। ये वाकया हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का है, जिसमें 16 साल की एक छोटी सी लड़की अपने घर से गायब हो जाती है और उसके बाद उसकी माँ कितने संघर्षों के बाद अपनी बेटी के बारे में पता लगाती है, ये कहानी है। और जब ये कहानी आप सुनेंगे तो आप वाकई उस माँ की तकलीफ़ को समझेंगे और उस माँ का जो संघर्ष है उसको आप अप्रिशिएट करेंगे। पूरे 15 साल लगे उसे अपनी बेटी के बारे में जानकारी पता करने में। क्या है वो कहानी, कैसे उनकी बेटी गायब हुई, कहाँ से गायब हुई, कहाँ थी, 15 साल बाद क्या हुआ, आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से पूरी कहानी बताता हूँ। ये घटना पाकिस्तान के पंजाब इलाके का है। पंजाब इलाके का फैसलाबाद एक शहर है उसके पास, और उसके पास एक लोकेलिटी है जिस लोकेलिटी का नाम है बोले दी झुग्गी। तो ये जो बोले दी झुग्गी का इलाका है, यहाँ पर एक परिवार रहता है, जिस परिवार में माता पिता और 16 साल की एक लड़की तबस्सुम रहती है। अभी पिता जो है वो पास के ही एक मस्जिद में इमाम का काम करते हैं, इमामत करते हैं। माँ होम मेकर है और तबस्सुम जो है एक लड़की है जिसको पढ़ने लिखने का बड़ा शौक है, बहुत उसको इंटरेस्ट है कि वो पढ़े लिखे, स्टडी करे, आगे बढ़े। तो उसके इस इंटरेस्ट को देखते हुए उसके माँ बाप एक ट्यूशन टीचर को घर में पढ़ाई लिखाई के लिए बुलाते हैं, और वो ट्यूशन टीचर सिद्दीक जो है लगातार इनके घर आने लगता है और तबस्सुम को पढ़ाने लगता है। कुछ महीनों का वक्त जो है यूं ही गुजर जाता है। घर वाले भी जब ट्यूशन टीचर घर में आते हैं और तबस्सुम को पढ़ाते हैं तो उस वक्त जो है घर वाले ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते दोनों को, क्योंकि उन्हें लगता है कि पढ़ाई लिखाई में बीच में दखल देना ठीक नहीं है। और जो सिद्दीक है वो इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाता है, और उस फ़ायदा उठाने का नतीजा ये होता है कि कुछ महीनों के बाद अचानक एक रोज़ तबस्सुम अपने घर से गायब हो जाती है। पहले तो घर वाले ढूंढते हैं कि बेटी कहाँ गई, कहाँ खो गई, कौन ले गया। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि उनके घर आने वाला ट्यूशन टीचर सिद्दीक भी अपने घर से गायब है, तो उनको बात समझते देर नहीं लगती। अब घर वाले ये पता करने की कोशिश करते हैं कि जो तबस्सुम है वो खुद अपनी मर्जी से कहीं गई है या फिर सिद्दीक जो है उसको ज़बरदस्ती धोखे से अगवा करके या ज़बरदस्ती अगवा करके ले गया है। लेकिन घर वालों को इस मामले में भी तब निराशा हाथ लगती है जब वो ये नोटिस करते हैं कि तबस्सुम के जो रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें हैं वो चीज़ें भी घर से गायब है, उसके कपड़े और उसके कुछ दूसरे बिलोंगिंग्स। तो ये चीज़ें घर से तभी गायब हो सकती हैं जब खुद तबस्सुम वो चीज़ें घर से निकाल कर ले जाए, और वो तभी निकाल कर ले जाएगी जब वो खुद अपनी मर्ज़ी से ट्यूशन टीचर सिद्दीक के साथ कहीं गई होगी या भागी होगी। लेकिन समाज जो है वहाँ का बड़ा कंजर्वेटिव है। इसके माता पिता ये बात तो समझ लेते हैं कि सिद्दीक जो है उनकी बेटी को अगवा करके ले गया है, नाबालिग बेटी को अगवा करके ले गया है, लेकिन वो लोकलाज के भय से और समाज के प्रेशर में पुलिस के पास नहीं जाते, और इस तरह दिन महीने गुजरते रहते हैं। कई महीनों के बाद एक रोज़ इस कहानी में एक मेजर ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट ये है कि सिद्दीक तबस्सुम के घर वालों को फ़ोन करता है और फ़ोन करके ये बताता है कि आपकी बेटी तबस्सुम मेरे साथ है और हमने और तबस्सुम ने आपस में शादी कर ली है और हम बहुत राज़ी खुशी रह रहे हैं, तो इसीलिए प्लीज़ आप लोग भी हमें दुआ दीजिए और फ़िलहाल हमें ढूंढने की कोशिश न करें। घर वाले जब पूछते हैं कि अच्छा सिद्दीक बेटा ये तो बताओ कि कहाँ हो, कहाँ रहते हो, तबस्सुम कहाँ है, तो वो ये बताता है कि तबस्सुम तो इस वक्त बीमार है, आपसे बात नहीं कर सकती, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि हम लोग लाहौर में हैं। और वो लाहौर के एक लोकेलिटी का नाम बताता है, जिस लोकेलिटी का नाम है चौहंग। तो वो
कहने का मतलब ये कि सिद्दीक ये बताता है कि वो तबस्सुम के साथ शादी कर चुका और चौहंग में रह रहा है। घर वालों को जब ये जानकारी मिलती है तो घर वाले फिर से तबस्सुम से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो एक दो दिन के अंदर जैसे ही फ़ोन करते हैं इसको, सिद्दीक को, उन्हें फिर जो है इस मामले में ज़बरदस्त निराशा हाथ लगती है। उसकी वजह यह है कि सिद्दीक का मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ हो चुका है। उसका मोबाइल फ़ोन जो है फिर कभी ऑन ही नहीं हुआ। लेकिन घर वालों का स्टैंड वही रहता है जो पहले था। इतना सब कुछ जानने, देखने, समझने के बावजूद वो पुलिस के पास नहीं जाते और न ही इस सिलसिले में कोई रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। हालांकि जो तबस्सुम की माँ है हफीज़ा, वो हफीज़ा जो है वो बहुत अंदर से परेशान रहती है, दुखी रहती है। एक माँ को उसकी बेटी का गम कितना परेशान करता होगा ये आप समझ सकते हैं। हफीज़ा को रात को नींद नहीं आती, सपने में भी अगर वो सो जाती है तो सपने में भी तबस्सुम आती है। उसके रातों की नींद, दिन का चैन सब हराम हो चुका है। और इस तरह से कई साल गुजर जाते हैं। तकरीबन 10 साल बाद इस कहानी में फिर से एक ट्विस्ट आता है। होता यह है कि तबस्सुम की जो बड़ी बेटी है, माफ़ कीजिएगा, हफीज़ा की जो बड़ी बेटी है, तबस्सुम की बड़ी बहन, वो शादीशुदा है। वो जब घर आती है तो वो और उसका पति इस बात के लिए बड़ी ज़ोर देते हैं हफीज़ा को और तबस्सुम के पापा को कि उन्हें तबस्सुम को ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। यूं जो है अपनी बेटी को भुला देना सही बात नहीं है। ये कोशिश जो है जब तबस्सुम गायब हुई थी उसके 10 साल बाद करने की बात होती है, और इसमें भी इसके बाद तकरीबन 5 सालों का वक्त और गुजर जाता है। और फाइनली इस साल 2022 की जनवरी में जो हफीज़ा है वो अपनी बड़ी बेटी और दामाद के साथ फैसलाबाद से लाहौर पहुंचने का फ़ैसला करते हैं और लाहौर में वो जो है तबस्सुम को ढूंढने का इरादा करते हैं। तबस्सुम को ढूंढने के लिए उनके पास क्लू के नाम पर 2 ही चीज़ें हैं। एक तो उनके दामाद का नाम सिद्दीक है और दूसरा वो लाहौर के चौहंग इलाके में रहते हैं। अब तक की कहानी से आप ये समझ गए होंगे कि ये परिवार फाइनेंशियली कोई बहुत वेल ऑफ, बहुत संपन्न परिवार नहीं रहा होगा, क्योंकि जिस तरह से हमने आपको बताया कि लोकेलिटी बोले दी झुग्गी है और वो उसके पिता मस्जिद में इमाम हैं और पढ़ाई लिखाई के लिए घर में उन्होंने ट्यूटर रखा था। वो पुलिस के पास नहीं गए तो पढ़ाई लिखाई की भी कमी होगी परिवार में, ऐसा लगता है। तो कहने का मतलब ये कि बहुत संपन्न और मजबूत परिवार जो है ये नहीं था। और ऐसे हालत में जब वो इस तरह के फाइनेंशियल बैकग्राउंड के साथ फैसलाबाद से लाहौर पहुंचते हैं तो लाहौर में जाकर अपनी बेटी को ढूंढना उनके लिए एक बहुत चैलेंजिंग टास्क बन जाता है और ये तकरीबन नामुमकिन सी बात है। लेकिन एक माँ जो है वो हार नहीं मानती। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि तकरीबन 15 साल पहले तबस्सुम घर से अगवा हुई थी और 15 साल बाद अब 2022 के जनवरी महीने में तबस्सुम की माँ हफीज़ा और उनकी बड़ी बेटी और दामाद लाहौर पहुंचते हैं और लाहौर पहुंचने के बाद वो बेटी को ढूंढने की कोशिश शुरू करते हैं। हालांकि जल्द ही जो बड़ी बेटी है और दामाद है वो लाहौर से वापस आ जाते हैं, मगर हफीज़ा हार नहीं मानती और वो ये तय करती है कि वो अब लाहौर में ही रुकेगी और जैसे भी हो अपनी बेटी तबस्सुम को ढूंढ निकालेगी। इसके बाद वो लोगों के घरों में चौका बर्तन का काम करने लगती है, मेड सर्वेंट का काम करने लगती है, दिन भर लोगों के घरों में काम करती है और शाम होती है अपनी बेटी की तलाश में भटकने लगती है, दर दर की ठोकरें खाने लगती है। वक्त वहाँ भी गुजरता रहता है और इस तरह तकरीबन 4 महीने गुजर जाते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अप्रैल महीने में हफीज़ा की जो कोशिश है वो रंग लाती है और उसे एक मेजर ब्रेक थ्रू मिलता है। इस मामले में ब्रेक थ्रू क्या है? उसे ये पता चलता है कि उसका जो दामाद है सिद्दीक, वो लाहौर के ही चौबरजी के एक सेकेंडरी स्कूल में टीचिंग का काम कर रहा है। ऐसे भी वो तबस्सुम को पढ़ाया ही करता था तो पेशे से वो टीचर ही था, तो वो चौबरजी के स्कूल में टीचर का काम करता है। ये बात हफीज़ा को पता चलती है और जैसे ही हफीज़ा को पता चलती है वो दौड़ती भागती सारा काम छोड़कर सीधे उस स्कूल में जाकर सिद्दीक के बारे में पता करती है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही थी। सिद्दीक जो है जल्द ही प्रिंसिपल भी होते हैं और सिद्दीक जल्द ही हफीज़ा के सामने होता है। सिद्दीक के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगती हैं क्योंकि उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 15 साल बाद उसकी अपनी सास हफीज़ा से यूं स्कूल में ही मुलाकात हो जाएगी। सिद्दीक जो है वो हफीज़ा के सवालों का जवाब देने लगता है, लेकिन उसके चेहरे के एक्सप्रेशन, हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज को देखकर हफीज़ा को यह भी लगता है कि शायद सिद्दीक जो है बहुत कंफर्टेबल नहीं है और सही तरीके से बात नहीं कर रहा है। लेकिन उसका ये जो डर है वो डर तब और बड़ा हो जाता है
जब थोड़ी ही देर की बातचीत के बाद सिद्दीक अचानक वहाँ से उठता है और दौड़कर भागने लगता है। ये पूरी कहानी जो है किसी फिल्म की तरह लगती है। सिद्दीक वहाँ से दौड़ रहा है, भाग रहा है और फाइनली भागने में कामयाब हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हफीज़ा, जो अपनी बेटी की तलाश के लिए बिल्कुल डिस्परेट है, परेशान है, वो यहाँ पर हार नहीं मानती और वो पहुँचती है पुलिस स्टेशन। जो काम 15 साल पहले करना था, अब 15 साल बाद हफीज़ा वो काम करती है। वो लाहौर के सांदा पुलिस स्टेशन में पहुंचती है और पुलिस में जाकर पूरी घटना बताती है और रिपोर्ट दर्ज करवाती है। अब पुलिस तो पुलिस ठहरी। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस जल्द ही सिद्दीक को पकड़ लेती है और पकड़कर थाने लेकर आती है। जब पूछताछ होती है तो सिद्दीक पहले तो इधर उधर की कहानियां सुनाता है, लेकिन फिर जल्द ही वो ये कबूल कर लेता है कि हाँ, तबस्सुम को तो वो अगवा करके ले ही आया था, लेकिन अब तबस्सुम इस दुनिया में नहीं है और उसी ने तबस्सुम का कत्ल कर दिया है। सवाल यह है कि जिस 16 साल की छोटी सी लड़की से उसने शादी की, उसको भगाकर घर से लेकर आया, उसकी हत्या उसने क्यों की? तो इसके पीछे सिद्दीक ने पुलिस वालों को जो कहानी सुनाई, अब मैं वो कहानी आपको बताऊंगा। सिद्दीक ने पुलिस को ये बताया कि वो पहले से ही शादीशुदा था, लेकिन उसका पहली शादी जो है वो उसमें ब्रेकअप हो गया था, तलाक हो गया था और लाहौर में उसके परिवार में पहली शादी से कई बच्चे भी हैं। तबस्सुम को इसके बारे में उसने फैसलाबाद में कोई जानकारी नहीं दी थी, कुछ नहीं बताया था, उसे सिर्फ ख्वाब दिखाए थे। और तबस्सुम को वो धोखे से ब्याह कर जब लाहौर लेकर आया तो तबस्सुम का सामना सिद्दीक के पहली शादी से हुए बच्चों से हुआ। वो खुद तो बच्चे थे ही, जो सिद्दीक के बच्चे थे, और बाकी तबस्सुम की उम्र 16 साल की थी तो ये भी बच्ची थी, लेकिन रिश्ते में वो स्टेप मॉम यानी सौतेली माँ हुई। तो अब बच्चियों के बीच में कहे, बच्चों के बीच में या स्टेप मॉम और चिल्ड्रन के बीच में जो है वो लड़ाइयाँ घर में शुरू हो गई और तबस्सुम अब जिद करने लगी, सिद्दीक पर दबाव बनाने लगी कि वो किसी भी तरह से इन बच्चों को घर से बाहर निकाले। लेकिन सिद्दीक जो है वो धर्म संकट में पड़ गया, वो इन बच्चों को भी बाहर नहीं निकाल सकता था। तो फाइनली सिद्दीक ने एक खौफनाक फैसला किया। 2007 की ये बात है। 2007 में बकरीद के तीसरे रोज़, मतलब बकरीद गुजरी, उसके बाद उसके तीसरे रोज़ इन्हीं बच्चों को लेकर तबस्सुम की और सिद्दीक की बहुत ज़बरदस्त लड़ाई हुई। और इस लड़ाई के बाद, लड़ाई के दौरान सिद्दीक ने पहले तो चारपाई पर तबस्सुम को पटका और फिर उसका गला घोंटकर उसकी जान ले ली। बहुत ही दर्दनाक तरीके से उसी साल, जिस साल तबस्सुम को धोखे से अगवा करके सिद्दीक लेकर आया था, उसी साल सिद्दीक ने उसकी हत्या भी कर दी। लेकिन हत्या करने के बाद लाश निपटाने की बड़ी चुनौती थी। और अब जो बात मैं आपको बताने वाला हूं, इसे सुनकर आपको एक बार फिर से श्रद्धा और आफताब के वाक़ये की याद आ जाएगी, क्योंकि सिद्दीक ने भी ठीक उसी तरह से तबस्सुम के लाश के टुकड़े किए और लाश के टुकड़े निपटाए, जिस तरह से दिल्ली में श्रद्धा की लाश के टुकड़े आफताब ने निपटाए। सिद्दीक ने गला घोंटने के बाद, जब गला घोंटकर जब तबस्सुम का कत्ल किया, उसके बाद उसने लाश के टुकड़े किए इत्मीनान से घर में बैठकर, और उन टुकड़ों को शहर में उन ठिकानों पर, उन जगहों पर फेंक कर आया जहां बकरीद के वक्त कुर्बानी के बाद जो जानवरों के अवशेष फेंके गए थे, उन्हीं कूड़े वाली ढेर की जगहों पर तबस्सुम की लाश के टुकड़े भी सिद्दीक फेंक कर आया। और वो इसलिए फेंक कर आया ताकि जानवरों की लाश के अवशेष के साथ तबस्सुम की लाश के टुकड़े जो है वो मिल जाए और कोई भी उसे अलग से आइडेंटिफाई न कर पाए। सिद्दीक की ये साजिश, ये चाल बिल्कुल कामयाब रही और लाहौर में किसी को पता नहीं चला कि उसने अपनी बीवी की हत्या कर दी है। 2007 से लेकर 2022 तक 15 साल उसने तबस्सुम की हत्या करने के बाद अपनी ज़िंदगी इत्मीनान से गुजारी। लेकिन अब आपको पता है कि 15 साल बाद 2022 में क्या हुआ। तबस्सुम की माँ अपनी बेटी को ढूंढती हुई लाहौर पहुंची और उसकी मेहनत रंग लाई, और रंग ऐसे लाई कि अब सिद्दीक जो है वो पुलिस की गिरफ्त में आ चुका था और सिद्दीक ने ये पूरी कहानी पुलिस को सुनाई। ये कहानी सुनने के साथ ही पुलिस ने फ़ौरन सिद्दीक को तो गिरफ्तार कर ही लिया। हालांकि तबस्सुम की माँ जो हफीज़ा है, उसके सिर पर यह कहानी बिल्कुल बिजली की तरह गिरी। वो बहुत परेशान हुई, बहुत रोई, लेकिन उसकी बेटी इस दुनिया से 15 साल पहले ही दूर जा चुकी थी, तो कहाँ से मुलाकात होती। लेकिन उसकी ये जो कोशिश है बेटी को ढूंढने की, उस कोशिश को एक अंजाम ज़रूर मिला, लेकिन यह अंजाम बहुत ही दर्दनाक रहा। काश कि उसके घर के लोग पहले ही सिद्दीक के बारे में और जानकारी जुटा कर रखते अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए, जब उन्होंने बुलाया था कि उसका पता क्या है, कहाँ का रहने वाला है। और जब फ़ोन कम से कम सिद्दीक ने किया था, उस समय भी अगर घर के लोगों ने कोशिश की होती
उससे उसी वक्त कांटेक्ट करने की या पुलिस में फ़ौरन रिपोर्ट लिखाई होती तो ये बहुत मुमकिन है कि शायद वो तबस्सुम जिंदा होती। फ़ोन पता नहीं कत्ल के बाद किया था या कत्ल से पहले किया था, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन गुमशुदगी के फ़ौरन बाद अगर रिपोर्ट लिखवाई होती तो शायद तबस्सुम जो है ज़िंदा मिलती। ये बड़ी दर्दनाक कहानी थी पाकिस्तान की, और चूंकि ये कहानी बिल्कुल हटकर है जिसमें एक माँ के संघर्षों की बात है, तो मुझे लगा ये वाक़या, ये कहानी मुझे आप सबको बतानी चाहिए। अब आइए बात करते हैं जो सवाल मैंने अपने पिछले वीडियो में आपसे पूछा था उसके जवाब की। मैंने पिछले वीडियो में आप सबसे पूछा था कि कैंसर के इलाज के लिए 3 सर्वाधिक प्रचलित तरीके कौन से हैं, तो उसका जवाब है सर्जरी, केमोथेरेपी और रेडिएशन। आप में से ज़्यादातर लोगों ने इस सवाल का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दिया है, उत्तर दिया है, लेकिन सबसे पहले हमारे जिन दर्शक ने इसका सबसे सही उत्तर दिया है उनका नाम है स्वप्निल चौधरी। तो मैं स्वप्निल चौधरी जी का नाम स्पेशली यहाँ मेंशन करना चाहता हूँ, उनका स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूँ। बहुत आपको बधाई हो स्वप्निल जी। अब सवाल कल के लिए, इस वीडियो का जब आप देख रहे हैं तो मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो को देखते हुए आप इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करें। सवाल यह है कि ग्रे एरिया का मतलब क्या होता है। एक टर्मिनोलॉजी है ग्रे एरिया, आप सबने शायद सुना हो। तो ग्रे एरिया मतलब क्या होता है, अगर आप में से कोई इसका जवाब दे पाए या डिफाइन कर पाए तो ये बहुत बढ़िया रहेगा। और आइए अब बात करते हैं हमारे कुछ दर्शकों के कमेंट्स का, जो आप लोग करते हैं रोज़ाना ही हमारे वीडियो में, और मैं उसके लिए बहुत थैंकफुल रहता हूँ। सबसे पहले तो एक यूज़र हैं जिनकी यूज़र आईडी है यूज़र RQ, हालांकि नाम उनका डिस्प्ले नहीं हो रहा है उसमें, तो लेकिन इन्होंने बड़े प्यार और मनुहार के साथ ज़िद में, एक तरह से प्यार भरी ज़िद में ये लिखा है कि कभी हमारा भी नाम लीजिए महाराज। तो उनका ये जो महाराज करके संबोधित करने का तरीका है, इससे मुझे लग रहा है कि इनका ताल्लुक ज़रूर बिहार या झारखंड से होगा, क्योंकि वहाँ के लोग इस तरह से बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में भी करते हैं, तो मैं तो गेस ही कर रहा हूँ। आप कहाँ से हैं बताइए और अपना नाम भी बताइए, और जब तक आपके नाम का हमें पता न चले मैं आपको महाराज के नाम से ही संबोधित करना चाहूँगा। अब बाकी भारत चौधरी जी का भी कमेंट है, मेरा गांव मेरा देश, रोशन सिंह जी, नमिता पटनायक, मनदीप सिंह, शिव बख्श के नाम से भी कमेंट है, सैयद कासिर ने कमेंट किया है, मीरोमी मोनी के नाम से कमेंट है, और नाम जैसा है मुझे लग रहा है कि शायद आपका ताल्लुक नॉर्थ ईस्ट से हो सकता है, मैं गेस कर रहा हूँ। दुर्गा कर्की जी रेगुलर कमेंट करते हैं, बबन बोरुदे डायना स्टार हैं, ये NRI हैं, सिडनी ऑस्ट्रेलिया से हमें देखती हैं और लगातार कमेंट करती हैं। मैं बहुत थैंकफुल हूँ और मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ, आपको आइडेंटिफाई करता हूँ, क्योंकि आप रेगुलरली कमेंट करती हैं तो मैं पहचानने लगा हूँ अब आपको। रामराज सिंह जी हैं, शम्स इब्राहिम साहब हैं, इन्होंने भी कमेंट किया है और बहुत डिटेल में सारी बातें लिखी है, मैंने सारी बातें पढ़ी हैं, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ। विजेंद्र सिंह जी का तो खैर मैंने जिक्र किया ही, राजेश जी हैं, सुरेंद्र कुमार जी हैं, अनिल कुमार मेहंदी रत्ता साहब हैं, और विनय नासवाले जी हैं। इंटेलिजेंटली क्वेश्चन 1892 के नाम से एक आईडी है, उन्होंने भी कमेंट किया है। आफरीन सिद्दीकी का कमेंट है, श्रीनिवास राव विशाखापट्टनम से हैं और आप रेगुलर कमेंट करते हैं। मैं अब आपके कमेंट्स पढ़ने के साथ साथ आपको पहचानने भी लगा हूँ। और हाँ, मैं विशाखापट्टनम जाने की तैयारी कर रहा हूँ, अपना एक पर्सनल ट्रिप होगा प्रोबेबली जनवरी के पहले हफ्ते में। अगर आप उस वक्त वहाँ हुए तो राव साहब, श्रीनिवास राव VVS राव, अगर आप वहाँ रहे और आपके पास वक्त रहा, अगर आपको मुनासिब लगा तो मैं आपसे मिलना भी चाहूँगा। बाकी कनिष्क कुमार शर्मा जी का भी कमेंट है और एलिज़ा पटेल ने भी कमेंट किया है। इस तरह से बहुत सारे हमारे दर्शकों ने कमेंट किया है, सैकड़ों लोगों ने जवाब दिया है। मैं आपको एक बात ये भी बताना चाहता हूँ कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आप ही लोगों से ये शिकायत भी की थी कि श्रद्धा और आफ्ताब की जगह आप क्राइम इन्वेस्टिगेशन की कहानी मुझसे सुनना चाहते हैं, लेकिन श्रद्धा और आफ्ताब से जुड़ी क्राइम की स्टोरीज़ को जितने व्यूज़ मिल रहे हैं उतने व्यूज़ शायद मेरे इस प्रोग्राम को नहीं मिल रहे हैं। तो इसकी क्या वजह है? तो इसका बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा जवाब दिया है, और उनमें से जो कुछ जवाब जिनको मैं अमल में ला सकता हूं उनको मैंने नोट भी किया है और उसको मैं अमल में लाने की कोशिश करूंगा। लेकिन ये सवाल और ये शिकायत आप लोगों से करते हुए मैं ये भी रियलाइज़ कर रहा था कि भाई आप तो अपनी तरफ से देख ही रहे हैं, अब आप और बेहतर क्या कर सकते हैं। नए लोग मेरे इस वीडियो में जुड़े, इसके लिए तो ज़रूरी यह है कि वीडियो उन तक पहुँचे। तो मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग शेयर भी करते होंगे, अपनी तरफ से ही करते होंगे बगैर मेरे कहे हुए, क्योंकि जो भी लोग मेरे वीडियोस में रेगुलर आते हैं वो ऑब्वियसली जितनी हौसला अफजाई करते हैं तो वो ये भी चाहते होंगे कि शायद और भी लोग मेरे इस वीडियोस को देखें, मेरी कहानियों को सुने। तो खैर, आप मेरे लिए जो भी अच्छा सोचते हैं, मेरी बेहतरी के लिए जो भी सुझाव देते हैं, मैं उन चीज़ों का बड़ा एहतराम करता हूँ और उसे दिल से स्वीकार करता हूँ।
और फिलहाल मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफ़ी है। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी नई कहानी, किसी नए वाक़ये के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।